संस्कृत। नाम सुनते ही लगता है ना कि कितनी मुश्किल भाषा होगी, पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और तार्किक सिस्टम छुपा है। आइए आज संस्कृत की संज्ञाओं के पीछे के इसी कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत एक मजेदार व्याकरणिक पहेली से करते हैं। अब देखिए, अपनी हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाओं में शब्दों का क्रम मतलब वर्ड ऑर्डर कितना जरूरी होता है। कवि सूर्य को देखता है, इसका एक सीधा सा मतलब है। लेकिन अगर हम शब्दों को पलट दें, जैसे कहें सूर्य कवि को देखता है, तो मतलब तो पूरी तरह से बदल गया। लेकिन संस्कृत में कमाल की बात है, यहां दिए गए तीनों वाक्यों में शब्द आगे पीछे हैं, पर मतलब वही का वही है। कवि सूर्य को देखता है ना? ये हैरान करने वाली बात। तो सवाल ये उठता है कि अगर शब्दों का क्रम जरूरी नहीं है तो फिर संस्कृत में मीनिंग क्लियर कैसे रहता है? कैसे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है? इसका राज क्या है? तो इसका जवाब शब्दों की जगहों में नहीं, बल्कि शब्दों के अंत में छिपा है। और यहीं से एंट्री होती है विभक्ति की। तो ये विभक्ति है क्या भला? आसान भाषा में कहे तो ये संज्ञा के आखिर में लगने वाला एक छोटा सा कोड है, एक टैग की तरह, जो ये बता देता है कि सेंटेंस में उस शब्द का रोल क्या है। वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या कुछ और इस कोड को समझना ना बहुत आसान है। बस दो बातें पकड़नी है। पहली, नाउन का जेंडर क्या है और उसके आखिर में कौन सी वाउल साउंड आ रही है। और दूसरी, बस उस हिसाब से सही विभक्ति वाला पैटर्न लगा देना है। ये पूरा एक सिस्टम है और एक बार पैटर्न समझ आ जाए तो सब कुछ लॉजिकल लगने लगता है। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे कॉमन पैटर्न से शुरू करते हैं। वो पुल्लिंग शब्द जो अ की ध्वनि पर खत्म होते हैं। यहां राम शब्द को देखिए, ध्यान से देखिए कि इसका अंत कैसे बदल रहा है। जब ये रामा है तो ये सब्जेक्ट है, मतलब काम करने वाला। जैसे ही ये रामम हुआ, ये बन गया ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम हो रहा है। और रामस्य का मतलब हुआ राम का, जो कि एक कनेक्शन दिखाता है। सारा खेल इस एंडिंग का ही है। और इस पैटर्न की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? एक बार राम के लिए इसे सीख लिया तो समझो अ पर खत्म होने वाले कई दूसरे पुल्लिंग शब्दों पर इसे लगा सकते हैं। जैसे देव को देखिए, एंडिंग्स बिल्कुल वैसे ही बदल रही हैं। ये एक मास्टर की तरह है जो कई ताले खोल देती है। लेकिन क्या होगा अगर नाउन का जेंडर बदल जाए? तब पैटर्न भी बदल जाता है। बिल्कुल नया लिंग, नया पैटर्न। तो चलिए अब देखते हैं स्त्रीलिंग संज्ञाओं को, खासकर वो जो आ की ध्वनि पर खत्म होती हैं। यहां हमें रूल्स का एक बिल्कुल नया सेट देखने को मिलेगा। तो यहां एग्जाम्पल है माला का। प्रथमा में ये बस माला है, द्वितीया में ये बन जाता है मालाम और षष्ठी में मालायाः। देखिए ये एंडिंग्स पुलिंग वाले राम पैटर्न से एकदम अलग है ना? पर इनका भी अपना एक लॉजिक है, अपना एक सिस्टम है। तो इतनी बातचीत से हमने क्या समझा? हमने असल में संस्कृत ग्रामर के दिल में छिपे एक बहुत ही एलिगेंट कोड को डिकोड किया है। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है, संस्कृत में शब्द की जगह नहीं, उसका अंत बताता है कि उसका काम क्या है। और सही पैटर्न चुनने के लिए बस दो चीजें चाहिए, नाउन का जेंडर और उसकी आखिरी वाउल साउंड। बस यही है संस्कृत नाउन्स की मास्टर कीज। तो आखिर में संस्कृत की ये जो जटिलता दिखती है वो असल में इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसी भाषा है जहां हर शब्द अपना मकसद, अपना रोल अपने साथ लेकर चलता है। इससे विचारों को बहुत ही सटीक तरीके से पेश करने की आजादी मिलती है। ये वाकई एक कोड है और अब उस कोड को तोड़ने की चाबी हम सबके पास है।